पिछले वीडियो में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, फिर गांधी इम्पैक्ट हुआ, कराची सेशन हुआ, ये सब हमने देखा। अब हम देखते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि सितंबर 1931 में शुरू हुआ और दिसंबर 1931 में खत्म हो गया। ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब चूंकि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेने के बाद गांधी इम्पैक्ट हुआ, जिसमें यह तय किया गया था कि कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट करेगी और कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन कांग्रेस जो चाहती थी वो इस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिला, इसलिए जो तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कांग्रेस फिर से पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो तीन में से एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया वो था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओवरऑल 200 पार्टिसिपेंट्स, इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स, इंडियन पार्टिसिपेंट्स इसी कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे क्योंकि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। तो 200 से ऊपर इंडियन पार्टिसिपेंट्स लोगों ने इसमें भाग लिया। डेडलॉक वाज क्रिएटेड ऑन टू इश्यूज, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में भी बात नहीं बनी और एक गतिरोध पैदा हो गया ब्रिटिश सरकार और भारत के विभिन्न प्रतिनिधियों के बीच में। वो दो मुद्दे थे। एक तो माइनॉरिटी इशू था। माइनॉरिटी इशू ये था कि भारत में मुसलमानों को तो माइनॉरिटी का दर्जा मिल गया था, लेकिन सिखों को और अभी माइनॉरिटी का मुद्दा नहीं मिला था। ठीक है, एंग्लो इंडियंस को मिल गया था। तो सिख चाहते थे और दलित भी चाहते थे। तो सिख की ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे उज्जवल सिंह और दलित की ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे अंबेडकर, इन्होंने कहा कि सिख और दलित को भी माइनॉरिटी में शामिल किया जाए और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। हालांकि सिखों को सेपरेट इलेक्टोरेट पहले से दे दिया गया था, लेकिन उनको माइनॉरिटी नहीं माना गया था। इसमें कहा गया इनको माइनॉरिटी माने, दलित को भी माइनॉरिटी माने और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। ऐसी इन्होंने डिमांड की, जिसका कांग्रेस ने भरपूर विरोध किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज। ब्रिटिश सरकार से कांग्रेस ने कहा कि पूर्ण स्वराज से कम हमको कुछ नहीं चाहिए। इसका ब्रिटिश सरकार ने विरोध किया। अल्टीमेटली बात नहीं बनी। इट ऑल्सो रिमेन अनकंक्लूडेड। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह इसमें भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। हाउएवर, डिस्कशन ओवर साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था उसके बिंदुओं पर चर्चा हुई और नेहरू रिपोर्ट के कुछ विषयों पर चर्चा हुई और अल्टीमेटली उस पर चर्चा करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया, जिसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो हम आगे देखेंगे। कांग्रेस रिस्पॉन्स। अब ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की बात नहीं मानी गई और उसमें माइनॉरिटी का मुद्दा आया, इन सब पर गांधी जी ने क्या रिस्पॉन्स दिया? गांधी जी 28 दिसंबर को लंदन से भारत वापस आ गए और 29 दिसंबर को निर्णय लिया कि हमने जो सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको सस्पेंड किया था, खत्म नहीं किया था, सस्पेंड किया था, उसको हम फिर से चालू करेंगे। और अगले ही दिन गांधी जी ने 29 दिसंबर को अपना दूसरा चरण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का चालू कर दिया। ये अलग बात है कि जो दूसरा फेज स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, उसमें वो एनर्जी और वो पार्टिसिपेशन नहीं थी, वो तीव्रता नहीं थी जो पहले फेज में थी। इसके दौरान भी ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को भी रोकने का प्रयास किया और लगभग 8000 सत्याग्रही को अरेस्ट करके जेल में डाला गया। अल्टीमेटली इसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगी और गांधी विथड्रॉस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन अप्रैल 1934। अप्रैल 1934 आते आते गांधी को लगा कि अब इसमें कोई ऊर्जा बची नहीं है, इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी ने वापस ले लिया। बाय विथड्रॉवल ऑफ सीडीएम। अब सीडीएम को क्यों वापस लिया गया, इसके पीछे क्या कारण थे? तो इसके पीछे पहला कारण था गांधी इम्पैक्ट। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसके कारण सस्पेंड करना पड़ा जो चल रहा था उस आंदोलन को और बाद में उसको शुरू किया गया, तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा नहीं थी। दूसरा कारण था एंगर टुवर्ड्स गांधी ड्यू टू एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह एक्सेट्रा। भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी की सजा दे देने के बाद गांधी के प्रति लोगों का विश्वास, खास करके युवाओं का विश्वास, जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे उनका विश्वास गांधी के प्रति डगमगा गया और फिर युवाओं का जो पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए था वो सब इनको नहीं मिला। तो गांधी के प्रति गुस्सा से भी इस आंदोलन को नुकसान पहुंचा। लेस पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम। असहयोग आंदोलन की तुलना में, क्योंकि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन साथ साथ चल रहे थे, तो मुसलमानों ने जम करके पार्टिसिपेशन किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, लेकिन इसमें मुस्लिम ज्यादातर पार्टिसिपेट नहीं किए थे। इसके कारण भी आंदोलन बहुत तेज नहीं हो पाया। साइन ऑफ फैटिग। और 1934 आते आते तक गांधी जी को थकान के चिन्ह इस आंदोलन में दिखाई देने लगे। वाइड स्प्रेड अरेस्ट, भारी मात्रा में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, इसलिए भी ये आंदोलन में वो ऊर्जा नहीं थी
वो पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। फर्स्ट फेज में काफी पार्टिसिपेशन था, क्योंकि फर्स्ट फेज तक भगत सिंह लोगों को अभी फांसी की सजा नहीं दी गई थी, ठीक है, और एनर्जी उसमें हाई बनी हुई थी, क्योंकि नया नया अभी शुरू हुआ था, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान, मजदूर, किसान सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन दूसरे दौर के बाद उसमें पार्टिसिपेशन लोगों का घटा। अब ये होमवर्क आपके लिए मैं देता हूं। हमने दोनों आंदोलन पढ़ लिया, असहयोग आंदोलन भी पढ़ लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने दोनों पढ़ लिया। अब इन दोनों से आपने क्या समझा और दोनों का एक कंपैरिजन चार्ट आपको बनाना है, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, किसके लीडरशिप में शुरू हुआ, किसका पार्टिसिपेशन ज्यादा था, पहली बार उसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ठीक है। ये तमाम पॉइंट्स आप बना करके, ठीक है, आप एक कंपैरिजन बना लेंगे, 15-20 पॉइंट जितने का भी बनता है, और फिर मैं चेक करूंगा। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932। आपको यह बात याद रखनी कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश रैमसे मैकडोनाल्ड। लेकिन जब ये दूसरी बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो ये उस समय गठबंधन की सरकार थी। कहां पर? ब्रिटेन में। जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब रैमसे मैकडोनाल्ड की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसको पूर्ण बहुमत था। लेकिन साल भर के भीतर वहां कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने इनसे समर्थन वापस लिया और अल्टीमेटली गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन प्रधानमंत्री ब्रिटिश रैमसे मैकडोनाल्ड ही रहे, और वो किसी भी कीमत पे चाहते थे कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो, उसका कोई डिसीजन निकले। लेकिन डिसीजन नहीं निकला, गतिरोध पैदा हो गया। लेकिन ये अंबेडकर से बड़े प्रभावित हुए, और जब सारे लोग भारत के वापस आ गए, तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा किया, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अगस्त 1932 में ब्रिटेन प्रधानमंत्री ने एक घोषणा किया था, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या था जिसके कारण इसका नाम कम्युनल अवार्ड पड़ा? हिंदी में इसको कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट। अवार्ड माने पुरस्कार या पंचाट, ठीक है। अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ऑन एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब गांधी जी और अंबेडकर में बात छिड़ गई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी चाहते थे कि माइनॉरिटी का दर्जा दलित को नहीं देंगे, क्योंकि दलित हिंदू है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, उनको अलग से, हिंदू से अलग करके देखना ठीक नहीं है। लेकिन अंबेडकर चाहते थे नहीं, इनको भी, दलित को भी माइनॉरिटी का दर्जा मिले और उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो, जैसा मुस्लिम, सिख और एंग्लो इंडियंस के लिए कर दिया गया था। इस फूट का फायदा उठाने के लिए रैमसे मैकडोनाल्ड ने अंबेडकर को खुश करने के लिए यह पुरस्कार दिया था दलित लोगों को भारत के। तो इस प्रकार से ये जो रैमसे कम्युनल अवार्ड आया था, ये अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो नीति का ही एक विस्तार था, उनकी एक प्रस्तुतिकरण थी। इसमें क्या कहा गया था? द डिप्रेस्ड क्लासेस along with Muslims, Sikhs and Christians also to be minorities and entitle them to separate electorate। दलित और हिंदुओं में फूट डालने के लिए, गांधी और अंबेडकर में फूट डालने के लिए इसमें कहा गया था कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, डिप्रेस्ड क्लास माने दलित वर्ग के जो लोग हैं, उनको मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन के साथ उनको भी माइनॉरिटी माना जाएगा, और इन्हीं के समान उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन का व्यवस्था की जाएगी। बस ये घोषणा हुआ कि अंबेडकर तो खुश हो गए, क्योंकि उनको मनमानी मुराद जो वो चाहते थे दलितों के पक्ष में वो मिल गई। लेकिन गांधी को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसका विरोध किया था। इसके बावजूद ये चीज ब्रिटेन द्वारा कर दी गई, तो गांधी को ठीक नहीं लगा। कांग्रेस को कैसा लगा? कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स था इसमें? कांग्रेस ने नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड। कांग्रेस में ना तो कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया ना स्वीकार किया, न्यूट्रल रहा। लेकिन गांधी ने अलग से कांग्रेस से हटकर के अपना व्यू दिया था। गांधी का रिस्पॉन्स ये था कि गांधी ने इस पूरे कम्युनल अवार्ड को रिजेक्ट किया था और कहा था हम इसको नहीं मानेंगे। यहां पर गांधी जी कांग्रेस की ओर से ये बात नहीं कर रहे थे, यहां पर गांधी जी भारत के हिंदू वर्ग की ओर से बात कर रहे थे। यहां पर गांधी हिंदू के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से नहीं। कांग्रेस ने तो कोई अपना रुख नहीं दिखाया, लेकिन गांधी हिंदुओं के पक्ष से ये बोल रहे हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम ऐसा मान लेंगे, दलित को माइनॉरिटी मान लेंगे और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे, इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि दलित हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है और वो हिंदुओं से हट करके एक नया वर्ग बन जाएगा। और कांग्रेस का जो एक कार्यक्रम है, गांधी जी का कार्यक्रम है अछूतों का उद्धार करना,
अनटचेबिलिटी को रिमूव करना, कांग्रेस का ये ऑब्जेक्टिव अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए और फिर समाज में फूट पड़ जाएगी। आज के लिए दलित लोगों ने अपना अलग माइनॉरिटी का दर्जा मांगा है, कल यादव आएंगे, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, और इस प्रकार से भारत का जो हिंदू समाज है वो कई खंड में बढ़ जाएगा। और गांधी जी चाहते थे कि भारत की राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बिखराव जरूरी नहीं है, हम अपने मतभेद भुला करके इकट्ठे हों, ये नहीं कि हम नए नए मतभेद पैदा करके और जो इकट्ठे हैं वो भी अलग होते जाएं। तो ये गांधी जी ने कहा ये एक जहर है, अगर इसको गो दिया गया तो भारतीय समाज खंड खंड हो जाएगा। हिंदू मुसलमान में तो वैसे भी टेंशन चल रही थी, हिंदू सिख में भी टेंशन खड़ी हो गई, अब हिंदू दलित में भी टेंशन क्रिएट करने का ये प्रयास अंग्रेजों का था। अंबेडकर के थ्रू, जिसको गांधी जी ने सिरे से नकार दिया, मानने से मना कर दिया। और चूंकि गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे, जब गांधी जी ने दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया था तो 8000 सत्याग्रहियों को उसमें अरेस्ट किया गया था, जिसमें गांधी जी भी थे, और गांधी जी को पूना की यरवदा जेल में रखा गया था। गांधी जी ने जेल से ही घोषणा की कि रैमजे मैकडॉनल्ड ने जो बात कही है मैं उसको नहीं मानता, और मैं तब तक मैं उपवास में बैठूंगा, हंगर स्ट्राइक में तब तक बैठूंगा, फास्ट अनटू डेथ, जब तक या तो मेरी मृत्यु नहीं हो जाती या अंबेडकर इस बात को मानने से इनकार नहीं कर देता। दो में से एक घटना जब तक नहीं हो जाती मेरा फास्ट चलता रहेगा। ठीक है, इसी बात को सुलझाने के लिए अंबेडकर और उसके कुछ सहयोगी और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यरवदा जेल पूना गए गांधी जी से मिलने, और वहां पर एक समझौता हुआ जिसको गांधी पैक्ट कहा जाता है। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी की ओर से यह पैक्ट किया जाता है। तो पूना पैक्ट, एन एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर ओवर द इशू ऑफ कम्युनल अवार्ड। ये जो सामुदायिक पंचायत आया था, इस मुद्दे पर गांधी और अंबेडकर दोनों ने एक एग्रीमेंट किया और उस पर दस्तखत किया, जो कि यरवदा जेल पूना में किया गया था। ठीक है, दलित की ओर से इसमें दस्तखत करने वाले अंबेडकर थे, लेकिन हिंदुओं की ओर से और गांधी की ओर से इस पर दस्तखत करने वाले मदन मोहन मालवीय थे। गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता जरूर हुआ था, लेकिन दस्तखत गांधी ने नहीं किया था। ठीक है, गांधी एंडेड हिज फास्ट एंड अंबेडकर एग्रीड टू एबॉलिश सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। इसमें कुछ बातें गांधी ने मानी और कुछ बातें अंबेडकर ने मानी। ठीक है, पहली बात गांधी ने यह मानी कि ठीक है मैं फास्ट अपना खत्म करता हूं, और पहली बात अंबेडकर ने यह मानी कि ठीक है मैं भी दलित को माइनॉरिटी का दर्जा के लिए जिद नहीं करूंगा और ना ही उनको सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करूंगा, लेकिन दलितों को कुछ तो मिलना चाहिए। तो गांधी ने कुछ बातों को एग्री किया। गांधी ऑल्सो एग्रीड टू इंक्रीज रिजर्व सीट्स फॉर दलित इन प्रोविंशियल लेवल फ्रॉम एग्जिस्टिंग 71 टू 178, डबल से भी ज्यादा। गांधी ने कहा हम दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और उनको माइनॉरिटी का दर्जा देने से अच्छा है कि जो प्रांत है भारत में, 11 प्रांत थे उस समय, इन 11 प्रांतों में कुल 71 सीटें दलितों के लिए पहले रिजर्व थी, उसको और बढ़ा दिया गया और बढ़ा करके 148 किया गया, और जो अंबेडकर है वो इसमें एग्री हो गए। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जनरल कोटा जितना था उस कोटे में से 18% सीट्स दलित के लिए रिजर्व रखने की बात गांधी ने कही, और ये दोनों बातें अंबेडकर ने मान ली। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म कर दिया गया और अब ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा। ज्वाइंट माने सेपरेट इलेक्टोरेट माने जहां दलित मेजॉरिटी में है वहां दलित कैंडिडेट ही खड़ा होगा और दलित लोग ही वोट डालेंगे। और ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि जहां पर दलित लोग रिजर्व हैं वहां खड़ा तो दलित होगा, लेकिन उसको वोट दलित नॉन दलित सभी लोग अपना वोट डालेंगे, माने वो ज्वाइंटली इलेक्ट होगा। ठीक है ना, सिंगली केवल अपने कम्युनिटी के लोगों द्वारा रिप्रेजेंट और इलेक्टेड नहीं होगा। तो ये बात तय हुई और इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने अपना जो फास्ट है वो ब्रेक कर दिया, और उसके बाद गांधी जी ने अपना हरिजन उद्धार कार्यक्रम शुरू किया, गांधीज हरिजन कैंपेन। हरिजन या अछूत या दलित के उद्धारों के लिए, यह दिखाने के लिए कि कांग्रेस भी दलितों के साथ है, केवल अंबेडकर ही एकमात्र मसीहा दलितों के नहीं है, कांग्रेस को भी चिंता है, यह दिखाने के लिए गांधी ने हरिजन कैंपेन स्टार्ट किया। और इसमें उन्होंने बहुत कुछ काम किया, उनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसको हिंदी में कहा जाता है हरिजन सेवक संघ नामक एक संस्था की स्थापना की गांधी ने अक्टूबर 1932 में। ठीक है, दूसरा उन्होंने किया लॉन्च्ड अ वीकली न्यूज़पेपर हरिजन। 1933 में ये छुआछूत को दूर करने के लिए, अपने लेख लिखने के लिए उन्होंने एक अलग से अखबार निकाला हरिजन। शिफ्टेड हिज आश्रम फ्रॉम साबरमती टू वर्धा, और अपना आश्रम साबरमती गुजरात, क्योंकि गुजरात में दलित नहीं थे,
दलित महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा थे, तो उन्होंने अपना आश्रम भी चेंज कर दिया और दलितों के बीच में जाकर के खुद रहने लगे। इस प्रकार से ऐसे कई कार्यक्रम किए, अपने कई भाषण, अपने कई आर्टिकल्स दलित उद्धार के लिए लिखा, खुद दलितों के बीच में रहते थे, छुआछूत की भावना को दूर करते थे, उनके घरों में जाकर के खुद इन्होंने साफ सफाई वगैरह भी किया है। ठीक है, ये तमाम कार्य गांधी जी ने जो है वो किया। इसी बीच थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया नवंबर दिसंबर 1932 में। कांग्रेस तो बायकॉट कर रही थी, कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया इसमें। ब्रिटिश अपोजिशन पार्टी नॉट टू पार्ट, यहां तक कि ब्रिटेन में जो अपोजिशन पार्टी थी, लेबर पार्टी, उसने भी इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, तो कोई महत्व का नहीं था और भारत से केवल 46 सबसे कम पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग लेने गए थे वहां पर। ठीक है, और अल्टीमेटली इसमें भी कोई डिसीजन नहीं हुआ और ये भी अनकंक्लूडेड रहा। नोट्स रिलेटेड टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जुड़ी एक दो बातें। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला एक प्लेटफॉर्म था अंग्रेजों द्वारा, जिसमें भारतीयों को बराबर का दर्जा देकर के आमने सामने बिठा करके भारतीयों के साथ बात किया गया था। फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश अथॉरिटीज गेव इक्वल स्टेटस टू इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स को पहली बार बराबर का दर्जा दिया गया, उनको साथ बराबर से बिठा करके और उसकी मर्जी जो है जानने का कोशिश किया गया। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, तो वो कौन थे? ठीक है, बी आर अम्बेडकर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, पहले दूसरे तीसरे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने भारत से ये लंदन गए। दूसरे थे मुस्लिम लीग की ओर से आगा खान थर्ड, तीसरे थे हिंदू महासभा के एम आर जायकर, चौथे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और लेबर पार्टी की ओर से एम एन जोशी और इंडियन लिबरेशन पार्टी की ओर से तेज बहादुर सप्रू। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। एक बार परीक्षा में पूछ लिया गया था यूपीएससी में, 4 नाम दिए थे, इनमें से कौन है जिन्होंने सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, और ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर था और बाकी नहीं थे, तो अम्बेडकर उसमें ऑप्शन आता। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, नवंबर 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और कुछ प्रांतों के लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव होने थे, और इस चुनाव में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के हिसाब से चुनाव होना था, इस चुनाव में भाग लेने का कांग्रेस ने मन बनाया। लेकिन गांधी जी ने तो पहले ही मन बना लिया था कि अब हम, क्योंकि गांधी जी ने अप्रैल 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म किया और इधर पूना पैक्ट किया 1932 में, और उसके बाद गांधी ने मन बना लिया कि अब मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में थोड़ा कम ध्यान देना है और अब मैं दलित उद्धार का काम करूंगा, हरिजनों के उद्धार का काम करूंगा, और वो एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़े से साइड हो जाते हैं। लेकिन तो आफ्टर विथड्रॉवल ऑफ सीडीएम गांधी वेंट फॉर हरिजन रिफॉर्म्स। गांधी तो हरिजन रिफॉर्म में चले गए, उनको कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मतलब रहा नहीं। लेकिन राइट विंग ऑफ कांग्रेस के जो राइट विंग के माने थोड़े उग्र स्वभाव के जो नेता थे, जवान नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मन बनाया कि जो 1934 में चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी टेक पार्ट करेगी, चुनाव लड़ेगी, जीत करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगी। ठीक है, लेकिन गांधी जी को यह बात मंजूर नहीं थी और गांधी जी नाराज भी हो गए थे, और फिर गांधी और नेहरू के बीच में तकरार बढ़ गई और गांधी अल्टीमेटली रिजाइन कर दिए थे कांग्रेस से। हालांकि बाद में फिर वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन रिजाइन कर दिए थे। ठीक है, टू टेक पार्ट इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन टू बी हेल्ड ऑन नवंबर 1934। कांग्रेस ने इस चुनाव में भाग लेने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग आयोजित किया पटना में 1934 में। ठीक है, और यहां पर कांग्रेस ने एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया जो कैंडिडेट तैयार करेगी चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव की रणनीति बनाएगी। अल्टीमेटली चुनाव में भाग लिया जाता है और उसके पहले गांधी रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस वॉन 45 आउट ऑफ 75 सीट्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजर्व फॉर इंडियंस। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों के लिए 75 सीट जो रिजर्व थे, उनमें से कांग्रेस ने 45 सीट जीती। एक बड़ी उपलब्धि भी थी कांग्रेस की। ठीक है, तो इस चुनाव में भाग लिया। अब अगला महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। An act from British Parliament on अगस्त 1935, अगस्त 1935 में ब्रिटेन की संसद से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बनने का जो आधार था वो था नंबर 1 साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था, नंबर 2 नेहरू रिपोर्ट से कुछ बातें ली गई थी, और नंबर 3 तीनों गोलमेज सम्मेलन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो चर्चाएं हुई थी उन चर्चाओं के आधार पर तो 3 बैकग्राउंड थे इस एक्ट के बनने के। ठीक है, Until 1999, it was longest act passed by the British Parliament. ब्रिटेन की संसद से
1999 तक सबसे लंबा कानून यदि कोई पारित हुआ है तो वो यही एक्ट था। फिर 1999 में वहां एक और कानून बना जो इससे भी लंबा निकला, लेकिन वो ब्रिटेन के लिए था, ये भारत के लिए था। ठीक है, ठीक है। इस एक्ट में दो देशों के लिए प्रोविजन था, एक तो भारत के लिए और दूसरा बर्मा के लिए। हालांकि बर्मा अभी तक भारत का हिस्सा था, लेकिन इस एक्ट में बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा। तो कुछ प्रोविजन बर्मा के लिए थे और कुछ प्रोविजन इंडिया के लिए। तो इट वाज हैविंग प्रोविजंस फॉर इंडिया, भारत के लिए इसमें अलग से प्रोविजन था, और जो भारत के लिए प्रोविजन था उसमें 321 आर्टिकल्स थे, या उसको हम सेक्शंस भी बोल सकते हैं, और 10 शेड्यूल थे। ठीक है, एक प्रकार से भारत का यह संविधान ही था, समझ गए। और बर्मा के लिए एक अलग से प्रावधान था इसमें, जिसमें 159 आर्टिकल थे और 6 शेड्यूल्स थे। ठीक है, इट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1937। इस एक्ट में जो भी प्रावधान था हम आगे देखेंगे, वो 1 अप्रैल 1937 से भारत में लागू हो गया। इट लेड टू क्रिएशन ऑफ, इस एक्ट से कुछ बड़ी बड़ी चीजें भारत में हुई। ठीक है, वो क्या हुई बाद में हम और डिटेल से इसका प्रोविजन देखेंगे। तो इस एक्ट के कारण ही भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। फेडरल कोर्ट, आज का जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो कि केंद्र और राज्य दोनों का न्यायालय है, अलग अलग केंद्र का कोई न्यायालय और राज्य का ऐसा नहीं है। तो एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई, 3 प्रकार की पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई। फेडरल, जिसको आज हम यूपीएससी कहते हैं, उस समय उसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी ऐसे टाइप के। ठीक है, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट माने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए इकट्ठे एग्जाम कराने हेतु पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। बायकैमरल लेजिस्लेचर इन 6 प्रोविंसेस आउट ऑफ 11, 11 प्रांत थे उस समय, उनमें से 6 में बायकैमरल लेजिस्लेचर भी इसी एक्ट के द्वारा आया। डायरकी इन सेंटर, 1919 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें प्रोविंसेस पर डायरकी थी। इस एक्ट ने प्रोविंसेस पर जो डायरकी थी उसको खत्म कर दिया और सेंटर पर डायरकी स्टैब्लिश कर दिया। प्रीकर्सर ऑफ फ्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारत जब आजाद होगा और अपना संविधान बनाएगा, उसके पहले भारत का यही संविधान है, और जब भारत का संविधान बनता है तो उसमें 75% हिस्सा इसी एक्ट से लेकर के भारत का संविधान बनाया जाता है। केवल 25% चीजें उसमें नई हैं, 75% हूबहू इस एक्ट से उठा करके भारत का संविधान बनता है। इसलिए स्वतंत्र भारत के संविधान का पूर्वगामी, प्रीकर्सर, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मानते हैं। इसलिए इस एक्ट को हम आगे डिटेल से समझेंगे। ठीक है, प्रोविजंस, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे। पहला महत्वपूर्ण प्रावधान था कि भारत एक फेडरल कंट्री होगा, और भारत में जो ब्रिटिश राज्य हैं और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन दोनों को मिलाकर के एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, बाय ब्रिंगिंग टुगेदर ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। ठीक है, और इसमें कुछ शर्तें भी थी कि अगर ये शर्त पूरी होती है तो, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने भी मना कर दिया और कुछ शर्तें भी पूरी नहीं हुई। इसलिए जैसा ऑल इंडिया फेडरेशन इस एक्ट में बताया गया था, वैसा ऑल इंडिया फेडरेशन कभी भी भारत में अस्तित्व में नहीं आया। फिर वो आजादी के बाद ये अस्तित्व में आएगा। ठीक है, इसके अलावा फेडरल प्रोविजन या सेंट्रल लेवल पे क्या क्या प्रावधान किए गए थे, हम उस पर देखते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव में क्या प्रावधान था और लेजिस्लेटिव में क्या प्रावधान था, उसके बाद फिर हम और भी देखेंगे। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में प्रावधान यह था कि सेंट्रल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव है उस पर डायरकी लाई जाएगी, द्वैध शासन लाया जाएगा केंद्र लेवल पर। और द्वैध शासन का क्या मतलब है, मैं पीछे की वीडियो में आपको जब 1919 का एक्ट पढ़ा रहा था तो वहां बता दिया। ठीक है, इसमें सेंट्रल लेवल के एग्जीक्यूटिव पे 2 प्रकार के विषय, जो एडमिनिस्ट्रेशन के विषय थे, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक रिजर्व, जो अंग्रेजों के हाथ में होते थे, और दूसरा ट्रांसफर्ड, जो भारत की चुनी हुई मंत्री होते थे उनके हाथ में होते थे। जो रिजर्व होता था वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता था, और जो ट्रांसफर्ड होते थे वो कम महत्वपूर्ण होते थे। ठीक है, जो रिजर्व होता था उसमें प्रश्न उनसे नहीं पूछा जा सकता था, वो अकाउंटेबल नहीं थे, लेकिन जो ट्रांसफर्ड था उस पर उनसे प्रश्न पूछे। ये तमाम चीजें मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो डायरकी लगा दिया गया सेंट्रल लेवल पर। वायसराय ऑफ इंडिया वाज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशन, केंद्र की कार्यपालिका का मुखिया हो गया वायसराय, और भारत के संविधान का भी मुखिया वायसराय ऑफ इंडिया को माना गया। लेजिस्लेटिव लेवल पर क्या काम किया गया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसमें बायकैमरलिज्म माने द्विसदनीयता, 2 सदन बना दिए गए संसद के।
एक सदन था लोअर हाउस, जिसको उस समय कहा जाता था फेडरल असेंबली अर्थात आज की लोकसभा। उसमें कुल 535 मेंबर थे। 2/3 मेंबर जो 375 मेंबर थे टोटल, उसमें से 2/3 मेंबर्स का इनडायरेक्टली इलेक्शन होना था। ध्यान रखना, इनडायरेक्टली इलेक्शन होना था। और 1/3 नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस, 1/3 सदस्यों को प्रिंस, राजकुमार, राजा महाराजे जो हैं वो अपनी तरफ से नॉमिनेट करके यहां पर भेजेंगे। कार्यकाल होगा 5 साल। अपर हाउस माने जो ऊपरी सदन है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट अर्थात आज की राज्यसभा, उसमें कुल 260 मेंबर होंगे। 60% मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। अंतर समझिए, उधर इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इधर डायरेक्ट इलेक्शन है। 40% को प्रिंसेस नॉमिनेट करेंगे। ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट होगा ये परमानेंट होगा, कभी डिसॉल्व नहीं होगा, आज की राज्यसभा के समान। और 1/3 सदस्य हर 3 साल में रिटायर हो जाएंगे। ठीक, और अपर हाउस का भी कार्यकाल 5 साल का होगा। 3 लिस्ट बनाए गए। एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट को 3 लिस्ट बनाकर के डिवाइड कर दिया गया, जैसा कि आज है। कुछ विषय सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए और उसको कहा गया फेडरल लिस्ट। कुछ राज्यों को दिए गए, उसको कहा गया प्रोविंशियल लिस्ट। और कुछ जिसपे दोनों का अधिकार था, उसपे सेंटर भी कानून बना सकती थी और राज्य भी, उसको कहा गया कंकरेंट लिस्ट। यानी संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 लिस्ट बनाए गए थे और प्रशासन के विषयों को 3 लिस्ट बना करके बांटा गया था। आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में केवल 2 लिस्ट थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल। यहां पर 3 है, कंकरेंट भी आ गया। ठीक है, रेसिड्यूरी पावर, अगर इन तीनों के अलावा भी कोई विषय बच जाता है तो जो रेसिड्यूअल सब्जेक्ट है उस पर नियम कानून बनाने का पावर गवर्नर या वायसराय ऑफ इंडिया के पास दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ प्रावधान इस एक्ट के हैं उनको डिटेल से समझेंगे। धन्यवाद।